जोहार, नमस्कार। नवभारत मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि कुमारी। हमारे देश की परंपरा की बात की जाए तो यहाँ पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो एक वो दौर था जब बच्चे गुरु के पास उनके आश्रम में जाकर पढ़ा करते थे, और एक आज का वक्त है जब बच्चा अपने घर में बैठे बैठे देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने की पढ़ाई कर सकता है। इसमें नवाचार की भूमिका रही है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमने देखी हैं, इंटरनेट के आने के बाद कई सारे बदलाव हमने देखे हैं। शिक्षा के परिदृश्य में एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन को हमने होते हुए देखा है, जो अभी भी चल रहा है। इसके साथ ही साथ शिक्षकों की भूमिका में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो वक्त जब शिक्षकों की भूमिका केवल पढ़ाई तक सीमित थी, वो कब का चला गया, और आज शिक्षक एक मार्गदर्शक भी है। और उसके साथ ही साथ जो इनोवेशन हो रही हैं, जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पर वो बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चे आज के डायनामिक माहौल में पीछे ना छूट जाएं। आज के इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं कि शिक्षा में नवाचार को किस तरीके से उतारा जा रहा है और इससे शिक्षा के परिदृश्य में क्या कुछ बदलाव आया है। इस चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कई सारे ऐसे झारखंड से लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं अपनी बाईं ओर से शुरुआत करना चाहूँगी। हमारी पहली मेहमान हैं शिप्रा। शिप्रा, आप शिक्षिका हैं, आप साइंस की शिक्षिका हैं सीएम एक्सीलेंस स्कूल से जमशेदपुर से, और पिछले 15 साल में आपकी जो भूमिका रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए आपको कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी बाईं ओर बैठे हुए हैं फयाज अहमद रफ़ी सर। आपका एक अलग एक्सपीरियंस रहा है किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को शिक्षा में ढाला जाए, स्कूल्स में ढाला जाए, उसमें आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप रामगढ़ में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षक हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं आप। उनकी बाईं ओर बैठी हुई हैं हमारे साथ आज मेहमान सुमिता श्रीवास्तव। मैम, आप शिक्षिका हैं इंग्लिश की। अगेन 15 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जमशेदपुर से हैं आप, और किस तरीके से बच्चों में ये जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसको लेकर उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है आपकी। और आपकी बाईं ओर बैठे हुए हैं अभिनव कुमार। आप सर स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल में। और अगर हम ऑल ओवर झारखंड की बात करें तो यहाँ पर हमारे राज्य में शिक्षा का परिदृश्य किस तरीके से बदला है, उसमें आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप सभी का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अभिनव जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। वाकई आज से अगर हम 20 साल या 30 साल पहले की बात करें तो जिस तरीके की शिक्षा हम देख रहे थे, कहाँ किताबी ज्ञान और क्लासरूम्स तक वो सीमित थी। आप जो किताबी ज्ञान है वही हम बच्चों को देते थे, और उसमें आज किस तरीके से वो रिवोल्यूशनाइज हुआ है। जो मेथड्स हम अपनाते हैं टीचिंग की, उसमें क्या कुछ चेंजेस आया है, खासकर अगर हम झारखंड के पर्सपेक्टिव में बात करें। सबसे पहले तो मैडम, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही व्यापक मुद्दा है आज के डेट में, क्योंकि शिक्षा में लगातार नवाचार हो रहा है, और नवाचार के बिना मुझे लगता है कि शिक्षा की जो कल्पना हम लोग कर रहे हैं वो आज के डेट में बेईमानी हो जाएगी। इसलिए नवाचार बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये बात करें कि जब हम लोग अपने विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, अगर आज से 3-4 दशक पीछे की बात करें, तो वहाँ के जो मुद्दे थे वो बिल्कुल अलग थे। वहाँ पे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ये होती थी कि हम किसी पर्टिकुलर क्लास के होते थे, शिक्षक आते थे, हमारी पढ़ाई होती थी, बेहतर रिजल्ट करने की एक बात होती थी कि हमें एक अच्छा स्कोर आना है, अपने रिजल्ट को बेहतर प्रदर्शित करना है, और इस तरह से वो शिक्षा पूर्ण हो जाती थी। लेकिन आज वो समय नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे कि जब हम लोग या पिछले 3-4 दशक की बात करें तो उस वक्त इतने एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं होती थी, इतने ट्रेड्स या इस तरह के जो प्रोफेशनल कैरियर है वो नहीं होते थे, और एक बंधे बंधाए जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें थी वो होती थी कि बच्चे पढ़ेंगे तो इस तरह से अपने कंपटीशन को निकाल के आगे जाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैं एक जगह देख रहा था कि पूरे देश में और कई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में आज के डेट में 450 से प्लस कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं बच्चों को, जिसके लिए बहुत मुझे लगता है कि अगर बच्चे का जिस चीज़ में इनोवेटिव है बच्चा, या जो उसके विजन है, अगर उस पर शिक्षक शुरू से काम करेगा तो बच्चे अपने टैलेंट को दिखाते हुए एक बेहतर पर्सपेक्टिव में अपने आप को देख पाएंगे। इसलिए नवाचार इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। और इसमें झारखंड के विद्यालयों में भी अगर आप देखें तो पिछले
अगर मैं देखूं पिछले अगर 5 साल का एक जर्नी देखें तो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और आज से 3 साल पहले जो कोविड का टाइम था उसने हम सभी को एक मौका भी दिया कि हम कैसे इस चैलेंज को ओवरकम करें और इस चैलेंज को लेते हुए हम आगे कैसे बेहतर भविष्य की तलाश कर सके, उसको लेकर के काफ़ी नवाचार हुए हैं। और उस क्रम में हमारे शिक्षकों ने मुझे लगता है कि हमारे विभाग, हमारे शिक्षक और जितने भी स्टेक होल्डर्स इसके साथ जुड़े हैं उन्होंने नित्य नए प्रयास किए हैं, जिसका रिजल्ट आपको मिलेगा कि आए दिन अखबारों में, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिससे शायद कभी हम उम्मीद न किए हों कि जो इस पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट बैठी हैं शिप्रा जी, इनके विद्यालय की एक बच्ची ने कोविड के दौरान में एक ऐसा बेल्ट बना लिया जो कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आने से वो उसके अलार्म सिग्नल होते थे। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि स्कूल का बच्चा इस तरह से चीज़ों को विजुलाइज कर सकता है और इस तरह से वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। तमाम तरह की चीज़ें हुई। अगर आप हमारे इंस्पायर अवार्ड को देखें जो हर साल होता है, जो बच्चे जिस ढंग से अपने आइडियाज़ को लेकर के आते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन की बात करें, वाटर कंजर्वेशन की बात करें, साउंड पॉल्यूशन को रोकने की बात करें, वातावरण को क्लीन रखने की बात करें, तमाम चीज़ों पे वो एक खोजी प्रवृत्ति उसके अंदर आई है। टीचिंग रिसोर्सेज के प्रति एक तो एक्सेस भी काफ़ी बढ़ा है बच्चों का, मुझे ऐसा लग रहा है। कहाँ जहाँ आप कभी सीमित थे, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ये भी लेकर आया कि आप किसी भी कोने में हों। जो हम कहते हैं कि गांव का जो बच्चा है उस तक कई सारे रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन अब हम वो देखते हैं कि आप किसी भी जगह पर रहें, रिसोर्सेज आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं। इस वजह से भी मुझे लगता है कि हम हर तरह से और हर जगह से बच्चों को आगे आते हुए देख रहे हैं। मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सुनीता जी, आपने हाल ही में एक ब्लॉग लिखा था जिसमें आपने इस बात पर चर्चा की कि किस तरीके से अगर आप अपने समय में शिक्षा को देखी और आज के वक्त अगर आप देखती हैं तो उसमें काफ़ी बदलाव आपने देखा है और जो टीचिंग मेथड्स है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। टीचर्स के जो रवैया है, ये जो पर्सपेक्टिव है टीचिंग की तरफ, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं आपको कि जब मैं एज अ स्टूडेंट अपने स्कूल में रहा करती थी तो ऐसा फील होता था अक्सर कि जो भी डिसीजंस हैं मेरे लिए वो हमारे टीचर्स लिया करते थे। लाइक जैसे मुझे अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है या मैं किसी चीज़ में मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा उसमें कर सकती हूँ तो मैं वहाँ उसमें नहीं जा पाती थी। मतलब अगर मैं टीचर्स के पास जाऊँ तो वो उन्हीं को प्रेफरेंस देते थे जो एकेडमिकली एक्सेल कर रहे हैं। और वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था कि अगर कभी मैं इस टीचिंग लाइन से, इस प्रोफेशन से जुड़ूंगी तो शायद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी कि मैं बच्चों के भावनाओं को ना समझूं। और मेरा सबसे पहला जब मैं इस सिस्टम से जुड़ी तो मेरा सबसे पहले यही पॉइंट था कि मैं बच्चों को उनके बातों को सुनने के लिए उनको वो स्पेस दूँ, वो प्लेस दूँ ताकि वो बिल्कुल खुलकर मेरे साथ आए, बात करें। और कहते हैं ना कि जब तक आप सुनेंगे नहीं बच्चों के पर्सपेक्टिव या किसी की भी बातों को, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे कैसे कि अंदर में आखिर है क्या, कौन सा हिडन टैलेंट है जिसकी हमें तलाश है। तो बेशक बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। ऐसी सोच सिर्फ मेरी ही नहीं है, झारखंड में हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को अपनाया है और निश्चित तौर पे जो शिक्षा है वो अब NEP को साथ लेते हुए काफ़ी आगे बढ़ रही है। हम आज शिक्षा में नवाचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि बदलाव आया है, क्या आपको लगता है कि जो टीचिंग टूल्स हैं किस तरीके से हम ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स जो अपना रहे हैं उसकी भी एक भूमिका रही है इसमें? जी बिल्कुल रही है। पहले जब मैं पढ़ाई किया करती थी तो हमारे पास एक ही कंप्यूटर रूम था और एक ही कंप्यूटर हमें मिलता था और वो भी उसके लिए हमें पूरा वीक इंतज़ार करना पड़ता था कि अब पर्टिकुलर एक डे में कोई एक पीरियड तो एब्सेंट नहीं करना है। पर आज के समय में मैं CMSOE से हूँ और हमारे यहाँ हर एक क्लासरूम में स्मार्ट क्लास है और वो सिर्फ टीचर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है बल्कि बच्चे भी उसको एक्सेस कर पाते हैं। उसको ऑन करना, उसको शट डाउन करना, उसमें सर्च करना, सर्चिंग टूल्स, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, मेल भेजना, ये सारी चीज़ें अब बच्चे भी कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जो टीचिंग टेक्निक्स है वो क्लासरूम चॉक, डस्टर इससे सीमित ना होकर टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है और साथ ही साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे भी हम लोगों ने काफ़ी फोकस किया है ताकि हर एक बच्चे में
कोई ज़रूरी नहीं कि वो एकेडमिकली ही एक्सेल करे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट, स्किल बेस्ड लर्निंग पे हम जाकर उनको और ज़्यादा नॉरिश कर पाएँ और ज़्यादा अग्रसर उनके बेहतर भविष्य के लिए उनको नर्चर कर पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। फैज़, मैं आप तक अभी आना चाहूँगी, जैसा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में चर्चा हो रही है, अगर हम हमारे देश में शिक्षा पर बात करें तो एनईपी आने से पहले एक सवाल रहता था कि कहीं ना कहीं जो अभी शिक्षा प्रणाली है उसको बदलने की ज़रूरत है। काफ़ी रिग्रेसिव टीचिंग हम अपना रहे हैं आज के वक्त में। एनईपी आने से क्या कुछ चेंजेस हुई, और बच्चों में ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको किस तरीके से बढ़ाया गया, किस तरीके से इंश्योर किया गया ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इसमें हर जो बच्चा है वो आगे बढ़ सके, कोई पीछे ना रहे? जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और पैनल के सभी साथियों को मेरा एक बार फिर से जोहार। बहुत अच्छा सवाल है मैम। एक्चुअली एनईपी का बैकग्राउंड थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। लास्ट एनईपी 1986 में आई थी और थोड़ा सा माइनर संशोधन 1992 में हुआ था, फिर आई 2020। तो देखा जाए तो 36 साल का ये जो गैप के बाद हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें जो पैनल तैयार किए गए हैं और रिकमेंडेशंस दिए गए हैं वो पंचायत लेवल तक जाके डिस्कशन किए गए। इससे पहले जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो क्रिटिसिज्म किया जाता था उस सारे पहलुओं को रखा गया और इन्हें दूर किया गया। और इनमें दो चीज़ें जो आ रही हैं अभी बार बार, नवाचार। तो नवाचार को हम इस दो मायने में समझेंगे। नवाचार एक तो थ्योरेटिकल मेथोडोलॉजिकल चेंजेस प्रोवाइड करते हैं हमें अप्रोच चेंज करने में, और अप्रोच प्रोवाइड करते हैं कि थॉट प्रोसेस बच्चों का चेंज करें और उन्हें क्रिटिकल थिंकर बनाएं, डिसीजन मेकर बनाएं और सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। तो अब दूसरा पहलू आता है नवाचार का टीएलएम में एडवांसमेंट। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं तो पहले के जो टीचिंग लर्निंग ऐड थे और अभी के टीचिंग लर्निंग ऐड में देखिए कितना फ़र्क आ गया। अभी जैसे मैम ने बताया कि हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड है, हर क्लास में इंटरनेट की सुविधा है, स्मार्ट बोर्ड में टीचिंग मटेरियल कंटेंट्स हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं, ऐप बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी लर्निंग्स आ रही हैं बच्चों के लिए, और बच्चों का जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और वर्ल्ड लेवल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये हमेशा कॉम्पेरेटिव स्टडी की जाती थी कि दूसरे जगह की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में क्यों फ़र्क है। तो वो सारी चीज़ें, कमियों को इस एनईपी में दूर किया गया है। चाहे आप जर्मनी की शिक्षा व्यवस्था ले लें, सिंगापुर का ले लें, चाहे कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, आज का हमारा शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी पीछे नहीं है। इसको बस सही से क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है। और बच्चों में जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के प्रति जो रुचि आई है, इस बात से तो मैं नहीं मुकरूंगा कि कहीं ना कहीं अभी कोविड के दौरान जो एक सर्वे आया था 35% बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे ओवरऑल झारखंड में, और ग्रामीण सेक्शन में ले लें तो 20 से 25 बच्चों के पास थे। तो इस पे थोड़ा हमें काम करने की ज़रूरत है कि किस तरह से उनको ये सुविधा, ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा, ऐप बेस्ड लर्निंग सिखाई जाए। दूसरी चीज़ है मैम कि जो इनोवेशंस आ रहे हैं तो स्मार्ट बोर्ड्स लग रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो वहाँ स्मार्ट बोर्ड जब लगते हैं तो मतलब तार वगैरह जो चूहे कुतर लेते हैं या मकड़ी वगैरह आ जाती हैं या लिजार्ड वगैरह, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तब ये कॉम्पैटिबल होगा जो हम आज का स्मार्ट बोर्ड लगा रहे हैं। फिर क्या है कि बिजली की थोड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानी होती है, तो वो सोलर पावर पैनल के द्वारा ये चीज़ हम दूर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग भारत को एक नया रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हमें सिर्फ एक एस्पेक्ट को अगर हम लेकर चलेंगे और हमें लगेगा कि हम स्मार्ट बोर्ड प्रोवाइड कर दें और उससे सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो नहीं है। जितनी भी जगह हम लैग कर रहे हैं, खैर वो सोशल एस्पेक्ट्स हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कहाँ लैग कर रहे हैं, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। शिप्रा जी, मैं आप पर आना चाहूँगी और मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप
आपको अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए बहुत बार सम्मानित किया गया है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे सम्मानित किया गया है, और इसी का एक सिलसिला था जब आपको जापान जाने का मौका मिला और वहाँ पे क्या कुछ वहाँ की जो टीचिंग स्टाइल है उसको समझने का मौका मिला। अगर हम कंपेयर करें भारत में जो टीचिंग सिस्टम है और उसको हम जापान से कंपेयर करें, तो कहाँ आपको लगता है कि बेहतरीन, वो कहाँ बेहतर है और कहाँ हम लैक कर रहे हैं, या कुछ ऐसा आपको लगा कि ठीक है थोड़ा पीछे है लेकिन हमारा जो देश है वो भी कई मामलों में शिक्षा में आगे चल रहा है? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सबसे पहले तो धन्यवाद इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और आपने सही कहा कि अभी पिछले ही साल मैं जापान गई थी और वहाँ के कई स्कूलों में जाने का मौका मिला मुझे, और वहाँ के टीचिंग मेथोडोलॉजी में और हमारे इंडिया के, हम अभी जस्ट हम लोग NEP की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ के स्कूलों में बच्चों को जो पढ़ाया जाता था, जैसे हमारे स्कूलों में, मैं एक साइंस की टीचर हूँ और मैंने वहाँ साइंस के क्लासेस को ज़्यादा सर्वे किया, तो मैंने देखा कि जैसे हम बच्चों को कह देते हैं कि यहाँ क्लोरोफिल है लीफ में, बट वहाँ के बच्चे प्रैक्टिकली उसको एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं, और एक्सट्रैक्ट करके वे देखते हैं कि आखिर ये पिगमेंट है तो ये कार्य कैसे करता है। तो इन चीज़ों को वहाँ के बच्चे प्रैक्टिकल अप्रोच जो कहते हैं, साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो वहाँ ज़्यादा है कि समस्याओं को पहचानना और उसका समाधान करना, स्किल बेस्ड लर्निंग। तो NEP भी यही कहता है। NEP आज के डेट में कहता है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा विद्यालयों में दी जाए जो कि रोजगार परक हो, उनमें कौशल का विकास किया जाए। वहाँ के स्कूलों में भी ये कई दशक पहले शायद लागू हो चुका है, और जिसका परिणाम है कि आज बच्चे जब वहाँ स्कूलों से निकलते हैं तो वो बिल्कुल पूरी तरह से स्किल्ड होते हैं, इस लायक होते हैं कि अपने लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ा सके, किस तरह से आगे चला सके, इसके लिए सक्षम होते हैं। हमारी NEP भी अभी 2020 यही कहती है कि जब बच्चे विद्यालय से निकले तो वो इतने स्किल्ड हो जाए, इतने लर्नड हो जाए कि अपने आगे अपनी आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को बेहतर ढंग से चला सके और अच्छी तरह से चला सके। तो जापान में निश्चित रूप से वह आज विकसित राष्ट्र बन चुका है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश से अंतर है, लेकिन हमारी शिक्षा नीति भी कहीं ना कहीं उस ओर कदम बढ़ा रही है, और हमारी झारखंड सरकार के द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से कि एक प्रयास जो प्रोजेक्ट संपूर्णा है वो भी कहीं ना कहीं उसी का एक हिस्सा है, जो कि हमारे बच्चों को भी एक विकसित राष्ट्र को बनाने में हम भी उम्मीद कर सकते हैं कि 2047 तक हमारा देश भी एक विकसित राष्ट्र में बदल सके। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि हम लोग भी उस दिशा में अग्रसर हैं, और आने वाले वक्त में जो शिक्षा की स्थिति है वो और बेहतर होगी। अभिनव जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगी। जैसा कि शिप्रा जी बता रही थी कि कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं जो हमने अपनाया है, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसको हम लेकर चल रहे हैं, और उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट संपूर्णा की बात की। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप विस्तार से समझाएं कि ये क्या प्रोग्राम है और उसमें शिक्षा की दिशा में किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए, चूँकि सारे पैनलिस्ट ने NEP 2020 को लेकर बातचीत की है, तो पहला तो ये है कि NEP 2020 एक लंबे टाइम के बाद आया है, और उसमें कोशिश की गई है, जैसा फयाज बता रहे थे, कि कई ऐसी कमी जो शुरुआती शिक्षा नीति में थी उसमें एक सजेस्टिव फ्रेमवर्क के रूप में रखा गया है। कहीं ना कहीं हर एक स्टेट को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने हिसाब से जो उसके स्टेट के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसके चैलेंज हैं, या जहाँ पे उसके बच्चे ज़्यादा लैगिंग बिहाइंड हैं, उन चीज़ों को वो अपने स्टेट के हिसाब से डिज़ाइन कर सके, कस्टमाइज कर सके और आगे बढ़ सके। अगर NEP का जो कोर एजेंडा है वो, जैसा कि शिप्रा जी बता रही थी, बहुत क्लियर है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्किल्ड होकर बाहर निकलें। शिक्षा सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं हो, एक कौशल का विकास हो, और जब बच्चे बाहर निकले तो एक प्रोडक्टिव सिटीजन के रूप में हम उसको देख सकें। यही NEP की मूल भावना है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि जो संपूर्णा कंसोर्टियम की बात आ रही है, जो हम लोग काम कर रहे हैं हैप्पीनेस कैरिकुलम पे, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सभी यहाँ बात कर रहे हैं अपने उन तमाम 35,000 राज्य के जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 42 लाख बच्चे पूरे राज्य के आते हैं। उन बच्चों के बेहतरी के लिए हम लोग बात करने बैठे हैं। हमारे जो बच्चे जब हमारे विद्यालय आते हैं तो आप देखेंगे कि जो विद्यालय के शिक्षक है वही एकमात्र उसके असली मेंटोर हैं। ये जो 6 घंटे का टाइम होता है विद्यालय के अंदर, वही उनके लिए आप समझिए कि एकमात्र टाइम है जहाँ पे इस ढंग की चीज़ें हो सकती हैं, इस ढंग की बातें हो सकती हैं। बच्चे जब वापस घर जाते हैं तो कई तरह के प्रेशर होते हैं घर के अंदर,
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो रूरल एरियाज़ है, कई तरह की चुनौतियां हैं घर के अंदर में, घर के बाहर, वो बच्चों में जो स्ट्रेस है, जो बच्चों में जो एक एंजाइटी है, बच्चों का जो ड्रॉप आउट इन सभी कारणों से हो रहा है, उन सभी चीज़ को दूर करने के लिए कि बच्चे का एक एक्सेस टीचर से और टीचर का एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग अपने बच्चों में कैसे बन सके। जैसे श्रीवास्तव मैडम बता रही थी अभी, जो हम लोग एसओई स्कूल में जो कर रहे हैं, उसके पीछे की मूल भावना बहुत ही सिंपल है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे शिक्षक के बीच में कोई दूरी ना हो, उनके जो मनोसंवेगात्मक पक्ष हैं, जो साइको सोशल जो इशूज हैं, वो बच्चे खुल के अपने शिक्षक के पास बोल सकें, ताकि जब वो स्ट्रेस फ्री और एंजाइटी फ्री होंगे तो न सिर्फ एक अच्छा नॉलेज गेन कर पाएंगे, बल्कि उनके अंदर एक बेहतर स्किल भी आएगा। तो इसी प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने प्रायोगिक तौर पे ये शुरू किया है। पिछले एक डेढ़ वर्षों में ये काम हम लोगों ने किया है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, जहाँ बच्चे, एक बड़ी संख्या में बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किए हैं। कई बच्चों ने खुल के बोलना शुरू किया है कि उसे अपने घर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसे वो दूर कर सकते हैं, उनका अपना कोपिंग मैकेनिज़्म कैसे उन्होंने डेवलप किया है और कैसे वो अपने पठन पाठन को एक बेहतर पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर अभी है। बिल्कुल, और सही बात है, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो कई बार ये जो एक कंसिडरेशन है कि जिस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, वहाँ से जो प्रेशर वो अपने साथ लेकर आ रहा है, वो स्कूल तक पहुँच रहा है और कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन में वो एक बैरियर बन के खड़ा हो जा रहा है। सुमिता जी, आपका भी एक एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपने प्रोजेक्ट संपूर्णा को क्रियान्वित होते हुए देखा है, धरातल पर उतरते हुए देखा है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, शिक्षक इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं और इसका क्या इफेक्ट आप देख रही हैं फिलहाल? प्रोजेक्ट संपूर्णा, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये संपूर्ण तरीके से बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए काम करता है। यानी सिर्फ मेंटल एबिलिटी को हम उसमें ठीक नहीं करते, बच्चों के मेंटल एबिलिटी के साथ काम नहीं करते, बल्कि उनके सोशल इमोशनल लर्निंग को भी स्ट्रेंथन करते हैं। तो बेसिकली हर्ष जोहार करिकुलम के नाम से एक प्रोजेक्ट संपूर्णा ने लॉन्च किया। पिछले 1-1.5 साल से हम लोग इसके साथ जुड़े हैं और इस करिकुलम में वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़, जिसके साथ हम बच्चों के साथ बच्चों तक अपनी रीच को बना सकते हैं। ये 9 स्किल्स के ऊपर काम करता है प्रोजेक्ट संपूर्णा। हर्ष जोहार बेसिकली 9 स्किल्स के ऊपर काम करता है, जिसमें सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप क्वालिटी एंड एम्पैथी, इमोशनल रेजिलियंस, इन सभी चीज़ों को फोकस करता हुआ बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। पर जब हम लोग ये हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है जब हम लोग क्लासरूम में जाते हैं। स्पेशली मैं झारखंड के स्कूलों की बात करूँगी जहाँ मैं इतने दिनों से कार्यरत हूँ। तो जब हम लोग क्लास में जाते हैं, हमारे पास सिर्फ 40 मिनट्स होता है, जिसमें हमें अपने जो भी हमारा जो टारगेटेड हमने आज सोचा है हमें डिलीवर करना है क्लास में, जो लर्निंग आउटकम्स हम सोच के गए कि हमें हर एक बच्चे में वो दिखे कि वो लर्निंग आउटकम जो है वो आ रहा है, तो वो फुलफ़िल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक बच्चा उस वक्त क्लास में मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से प्रेजेंट हो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी एडवर्सिटीज़ को फेस करने के बाद अपने घर से स्कूल तक का सफ़र पूरा करते हैं। तो अगर हम ग्रुप वाइज डिवाइड करें तो एक ग्रुप उन बच्चों का होता है जो काफ़ी फ्रेश हैं और वो यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं और वो सीख कर जाएंगे। दूसरा ग्रुप वैसे बच्चों का होता है जो एडवर्स सिचुएशंस को, चुनौतियों को फेस करके आए हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक सोशल स्ट्रगल हो सकता है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है या इमोशनल कोई ड्रॉबैक हो सकता है। तो वो इन सभी चुनौतियों को पार करके स्कूल तक तो आए हैं और उनको ये भी पता है कि उनको कुछ सीखना है। तो एक बोझ, एक प्रेशर, जैसे अविनाश सर ने कहा कि एक प्रेशर बनता है उनके समाज में जहाँ पे वो रहते हैं, तो प्रेशर भी है और कुछ पढ़ना भी है। तो वो बहुत अनमने ढंग से बैग से कॉपी और बुक्स निकालते हैं कि चलो अब पढ़ना है, अब थोड़ा ध्यान इधर लगाना है। तो वो 50% स्कूल में रहते हैं, क्लासरूम में हैं और 50% अभी भी उधर है।
और तीसरा ग्रुप वैसे बच्चों का होता है जो किसी भी तरीके से मेंटली क्लास में है नहीं, वो अभी भी उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। तो हमारे पास 40 मिनट ही है और उसमें हमें ये भी देखना है कि हम अपने कोर्स को भी आगे बढ़ाएं, पढ़ाई भी आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ उन बच्चों को एक मेंटल जोन में लेके आएं ताकि सभी सीख सकें। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हर के माध्यम से, हर करिकुलम के माध्यम से हम इसमें करते हैं। जैसे एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक चैप्टर है, जब मैं वो चैप्टर लेके गई, मुझे उनको पढ़ाना था अ लेटर टू गॉड। एक छोटी सी बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है। तो चैलेंज मेरे पास यही है कि मैं सभी को एक मेंटल जोन में लेके आऊँ। तो मैंने बच्चों को कहा कि चलो भाई फटाफट से अब आप अपना एक पेपर निकालो और सभी को एक संक्षिप्त लेटर लिखना है गॉड को, 5 to 10 लाइन्स में। वो उसमें लिखना क्या है, तो आप कोई भी ऐसा बात जो आप गॉड को बोलना चाहते हो, जो उनके साथ शेयर करना चाहते हो, वो कुछ अच्छी बात भी हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ भी हो सकता है, वो कोई आपके लाइफ का स्ट्रगल है जो आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो, जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करना चाहते हो, कुछ भी। और मैं भी उनके साथ एज अ पार्टिसिपेंट जुड़ी। हमने वहाँ पे एक बॉक्स रखा और हमें अपना लेटर लिखना था। मैंने भी एक लेटर लिखा। बस कंडीशन यही थी, एक शर्त था कि कोई भी बच्चा उसमें अपने नाम को नहीं लिखेगा। मतलब ये किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उस बॉक्स में जो लेटर जा रहा है वो किसका है। 10 मिनट्स हमने लिया, 40 मिनट्स में से 10 मिनट्स हमने इस एक्टिविटी के लिए लिया। सभी बच्चों ने लिखा, वो भी बच्चे जो मेंटली नहीं प्रेजेंट थे उन्होंने भी ट्राई किया, उन्होंने भी लिखा। और 10 मिनट के बाद जब ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट की, उसके बाद हम लोग 1 by 1 उन लेटर्स को पढ़ना शुरू किए। रैंडमली कोई भी बच्चा आता था और एक लेटर पिक करके वो उस लेटर को पढ़ने लगा। और ये किसी को भी पता नहीं कि वो किसका लेटर है, सिवाय उसके जिसने उस लेटर को लिखा है। और आप यकीन नहीं करेंगी, जैसे जैसे लेटर्स आगे बढ़ रहे थे, अगर वो खुशी की बात होती थी, गुड न्यूज़ होता था, तो बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होते थे कि दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग दैट लेटर। एंड अगर उसमें कहीं कुछ ऐसी बात है जहाँ पे कुछ स्ट्रगल है या कुछ चुनौतियों का जिक्र किया गया है, तो वो बच्चे भी उसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। वो भी सैड हो रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, हमें उनको हेल्प करना चाहिए। तो इस तरीके से सभी बच्चे धीरे धीरे एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी वो जुड़ गए मेरे क्लास में। और फिर मेरे लिए इजी हो गया, क्योंकि अब मुझे फिर अपने लर्निंग आउटकम तक भी अपनी पहुंच बनानी है। तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो गया कि मैं फिर अपने क्लास को आगे कंडक्ट कर पाऊँ। ये तो मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर किया। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इस तरीके से बच्चों के साथ हम जुड़ते हैं। बच्चों का इससे इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफ़ी डेवलप होता है। मुझे लगता है कि दूसरों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और ये ऐसी लर्निंग है जो आप यंग एज में ही बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। जैसा फयाज जी बता रहे थे कि किस तरीके से अगर आपको किसी एक दिशा में काम भी करना है तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना होगा। अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हम उनको भावनात्मक शिक्षा की यहाँ पर बात हो रही है, हम यहाँ शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं कि यहाँ टीचर की जो भूमिका है वो एक मल्टीटास्कर की भूमिका हो चुकी है, जहाँ वो बच्चे के ग्रोथ के हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं नवाचार की ही, कि किस तरीके से टीचिंग ईजी हो चुका है, एक्सेस बढ़ चुका है, लेकिन फयाज जी, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि बच्चों में लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर थोड़ा और बढ़ा है? क्या कुछ घबराहट उनके अंदर आई है? क्योंकि जब आप कुछ नई चीज़ें, अभी का ऐसा वक्त है कि हर दिन कुछ नई चीज़ें आप बाहर निकल कर आ रही हैं, एक प्रेशर नया बिल्ड हो रहा है कि यहाँ से आगे जाएंगे, और ये वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी थोड़ा सा इमोशनल बैगेज या सोसाइटल बैगेज अपने साथ लेकर आ रहे हैं। तो क्या उनके लिए भी कहीं ना कहीं ग्रोथ तो खैर चलिए है, लेकिन चैलेंज भी है, और अगर ये चैलेंज है तो आप लोग इसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है मैम। इसमें है क्या कि बच्चों का जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की बात करेंगे तो बेसिकली उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और उनको बच्चों को पढ़ाना भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है। इसके अलावा क्या है कि वो पढ़ाई की अहमियत उतना नहीं समझ पाते हैं जितना क्लासरूम में टीचर एक पढ़ाई को बच्चे को देते वक्त जो अहमियत टीचर समझ रहा है। तो ये जो गैप है, ये गैप है एक फैमिली बैकग्राउंड का, और वो फैमिली बैकग्राउंड फिर हमारे यहाँ बच्चे 6 घंटे होते हैं,
बाकी के समय 24 घंटे में बाकी के समय वो पेरेंट्स के साथ होते हैं। तो हम 6 घंटे उन्हें सोशली, इमोशनली उन्हें फीडबैक देते हैं ताकि वो अपने क्यूरियोसिटी को सामने रख पाएँ, अपनी जो भी अंदर की जो भावना है उसको सामने प्रकट कर पाएँ। एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी सोच अगर उसको पॉजिटिव सकारात्मक दिशा नहीं मिलती है तो वो बस एक सोच बन के रह जाती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। तो पहली बात तो बच्चों में ये देखा जाता था कि बच्चे कुछ बोलते ही नहीं थे, उनके अंदर क्या है खड़ा करके पूछा जाए क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे सर, या एक कॉमन बहाना तबीयत ख़राब थी। सिर्फ दुनिया में यही तो बहाना नहीं है कि तबीयत ख़राब है, सर दर्द है, इसकी वजह से बहुत सारे बहाने होते हैं। चाहे घर में उन्हें पिटाई हो रही है या घर में अदर चीज़ के लिए प्रेशर दिया जा रहा है कि स्कूल नहीं जाना है, या तुम्हें ऑटो से स्कूल जाना है, उसके पास हमारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें स्कूल नहीं, ये बच्चे बता नहीं पाते थे। ये जो प्रोजेक्ट संपूर्णा आई, प्रोजेक्ट संपूर्णा के तहत जो हर जोहार करिकुलम चलाया जा रहा है, तो इसका एक मेन फोकस जो है मैम कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को बच्चों में एकदम कॉमन किया जाए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपनी अंदर जो छुपी हुई या दबी हुई विचार है उसको वो एक्सप्रेस करे। और अब हम शिक्षकों के लिए ये एक चैलेंजेस है कि उनके विचारों को हम कैसे कैटर करें आज की व्यवस्था के साथ, उनके फैमिली बैकग्राउंड के साथ और आज की जो सामाजिक स्थिति है। अब मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं सूत्री स्कूल में था, वहाँ एक बच्ची थी, वो नहीं आती थी, तो उससे पूछा जब गया तो क्यों, हालांकि वो 8 क्लास में थी, तो कहा गया कि पापा मेरी शादी करा देना चाह रहे हैं। तो ये बात तुरंत वो नहीं बताई। जब हम लोगों ने बहुत कोशिश किया जानने का, डिफरेंट टीचर, बच्ची थी तो हमने फीमेल टीचर्स को कहा कि आप इनिशिएटिव लीजिए, आपको शायद प्रॉब्लम बता सकती है, या उनके घर वालों के जो अगल बगल रहते हैं उनसे जानने की कोशिश की। तो जो रियल जो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले जो नहीं आ पाता था, आज क्या है कि डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट तरीके से हम बच्चे को एम्पावर करते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, जो भी आपकी भावना है, जो भी समस्या है उसको हम ये बताते हैं। एक संवैधानिक आपका अधिकार भी समझाते हैं कि आपका क्या अधिकार है, शिक्षा का आपका अधिकार है, आपके माँ बाप भी आपको नहीं रोक सकते पढ़ने से, 6 से 14 साल का जो राइट टू एजुकेशन पॉलिसीज है। तो इन सब माध्यमों के जरिए हम बच्चों को एम्पावर करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनकी समस्या को लेते हैं और फिर आपस में शिक्षक लोग डिस्कशन करते हैं कि इन बच्चों को क्या रियायत दिया जाए और इनको कैसे इनका पढ़ाई को कैटर करने के लिए आगे चला जाए। साथ में हम लोग पीटीएम कराते हैं, उस पीटीएम में पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको काउंसलिंग करते हैं। मुझे लगता है एक बार जब ये टीचर और स्टूडेंट के बीच का ग्लास सील आप ब्रेक कर देते हैं तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी हो जाते हैं। तो शायद टाइम टू टाइम अगर कुछ चैलेंजेस उनको आती भी होंगी तो वो ज़्यादा ओपन होकर इस बारे में चर्चा कर पाते होंगे। बच्चों के लिए इन एडवांसमेंट्स को अडॉप्ट करना जितना चैलेंजिंग है, टीचर्स के लिए कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चों में ये जो बदलाव आ रहा है ये टीचर्स ही लेकर आ रहे हैं और कुछ भी चेंजेस आता है उसे सबसे पहले टीचर को खुद समझना पड़ता है, खुद को उसके रूप में ढालना पड़ता है और उसके बाद फिर आप आगे जाकर बच्चों को उस दिशा में पढ़ाते हैं। अगर हम शिक्षा में नवाचार की बात करें तो शिक्षकों को किस तरीके से बदलना पड़ा समय के साथ, क्या कुछ शिप्रा जी आपको लगता है कि चैलेंज रहा और ये प्रोसेस कैसा रहा, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। पिछले 15 वर्षों से मैं शिक्षण का काम कर रही हूँ और जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय शायद हम भी उसी पढ़ाई को पढ़कर आए थे, चॉक एंड टॉक मेथड, और शुरुआत शायद मैंने भी वहीं से की थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने शिक्षण पद्धति में बदलाव आया और सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब कोविड जैसी महामारी आई। तो कोविड कहीं कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं परेशानी जो आती है अपने साथ समाधान भी लेके आती है। तो कोविड में जब पहली बार हम लोगों ने जूम मीटिंग से क्लास लेना शुरू किया, पहली बार मुझे याद है मैंने जब वीडियो
वीडियो बनाया कैमरा के सामने। तो वो मेरे लिए एक्चुअली हुआ क्या था कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पहले से बना हुआ था, बच्चे कनेक्टेड थे, लेकिन उन बच्चों को जोड़ना, मैं जब बच्चों से बात करती थी तो बच्चे उतना देख नहीं, या फिर बच्चों के पास डेटा की कमी होती थी, फ़ोन की कमी होती थी। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो ठीक है, पहले मैंने वीडियो बनाना अपना शुरू किया। वीडियो बनाकर मैं जब ग्रुप में भेजती थी तो बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता था, या फ़ोन होता था तो उतना स्पेस नहीं होता था कि डाउनलोड कर सके। तो पहली बार मैंने वहाँ अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और यूट्यूब चैनल में एक एक करके अपने सारे सब्जेक्ट के जो भी चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स को वहाँ डालना शुरू किया। तो बच्चों को पहले यूट्यूब चैनल से मैं वो वीडियो भेजती थी, और लिंक के द्वारा बच्चे आसानी से उस वीडियो तक पहुँच पाते थे। साथ ही साथ अब बच्चे घरों में रह रहे हैं, वैसी महामारी थी, तो मैंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए ऐसा इनोवेटिव कि बच्चे थोड़े इंटरेस्ट लेना शुरू करें। तो उनसे घरों में ही रह के उनसे एक्टिविटी कराना शुरू किया। फूड कंपटीशन करवाती थी, बच्चों से फ़ोटोज़ मंगवाती थी, तरह तरह के एक्टिविटीज़ उस समय बच्चों ने किए। लेकिन फिर उन एक्टिविटीज़ को संजोना, ये भी एक बहुत बड़ा काम था, जो कि और मैं उस समय तक सही मायने में कहा जाए तो बहुत अच्छा पीपीटी बनाना या फिर अपने चीज़ों को प्रेजेंट करना डिजिटली शायद नहीं जानती थी। तो पहली बार मुझे याद है 15 अगस्त 2020 को मैंने पहला पीपीटी अपने स्कूल के मैगज़ीन के रूप में बच्चों के साथ मिलकर तैयार किया था। बच्चे घर में फ़ोन से फ़ोटोज़ कलेक्ट करते थे, मुझे भेजते थे, और मैंने वो बनाना शुरू किया। और उसके बाद आज 4 वर्ष हो गए, और 4 साल तक हर एक 15 अगस्त को वह ई मैगज़ीन पब्लिश होता है। बच्चे आज भी बनाते हैं। तो उसके लिए पहले मुझे खुद को ढालना पड़ा कि पहले मैंने सीखा उन चीज़ों को, फिर मैं बच्चों तक लेके गई, और आज बच्चे इजीली पीपीटी अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाते हैं। कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन देना होता है तो वो अपनी चीज़ों को डिजिटली प्रेजेंट कर पाते हैं, अपना वीडियोज़ बना पाते हैं। तो इस तरह के, और मैं बताना चाहूँगी एक और एग्जाम्पल कि मेरे स्कूल में अभी लगभग 300 पेड़ लगे हुए हैं, और उन 300 पेड़ों को बच्चों ने उन पेड़ों का अध्ययन किया, उनके डिटेल के बारे में जाना कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कैसे रूट्स हैं, लीव्स हैं, और साथ ही साथ उसके क्या फ़ायदे हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो मेडिकल पर्पस से बहुत यूज़फुल होते हैं। तो वो सारा डेटा बच्चों ने कलेक्ट किया, और अब आज के डेट में मेरे स्कूल के बच्चों ने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके सभी पेड़ों का डेटा QR कोड के रूप में जनरेट कर लिया है, और उस QR कोड को पेड़ों पर चिपका कर, और इससे उन्हें सबसे पहले तो संख्या पता चला कि हमारे विद्यालय परिसर में कितने पेड़ हैं, और उसके बाद उसके बारे में इतना डिजिटल होके उनका रिसर्च करना, उनका भी इंटरेस्ट जगा कि आखिर अच्छा ये पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, नीम का पेड़ है, इससे क्या क्या फ़ायदे, अगर बांस का पेड़ है तो इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। और उसका फिर QR कोड जनरेट करके पीपीटी के रूप में पहले उन्होंने बनाया, सारा डेटा डाला, और फिर उससे QR कोड जनरेट किया। तो कहीं ना कहीं उसकी QR कोड बनाने की शुरुआत मैंने खुद पहले सीखी, और फिर बच्चे अब उन चीज़ों को आगे। तो एक टीचर के लिए ये ज़रूरी होता है, कहते हैं ना कि टीचर पढ़ाने वाला नहीं बल्कि पढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है कि पहले जब तक हम शिक्षक प्रयास नहीं करेंगे, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पहले हम पार करते हैं, फिर अपने बच्चों तक उन चीज़ों को ले जाते हैं, ताकि बच्चे जो कि हमारे कल के भविष्य हैं वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। उनको अडॉप्ट कराने से पहले हमें खुद उन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी हमारे बच्चे अच्छा कर पाते हैं। और ऐसे कई नवाचार है जो पहले मैंने अपने खुद से सीखा और फिर बच्चों तक मैं ले गई, और जिसका परिणाम है कि आज मेरे विद्यालय के बच्चे हर क्षेत्र में अच्छा कर पा रहे हैं। क्या बात है। ये जो चॉक एंड टॉक से स्मार्ट क्लास का सफ़र है, वो एक स्मार्ट टीचर ही है जो अपने बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ता है। शिक्षा में जैसे बात हो रहा है किस तरीके से, अभिनव जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि स्मार्ट बोर्ड्स आएँ, स्मार्ट क्लास आएँ, कई सारे एडवांसमेंट्स हैं जो कि अलग अलग स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किए गए। लेकिन अगर हम झारखंड के परिदृश्य में इसको समझने की कोशिश करें, तो एक ऐसा राज्य जहां अभी भी कई सारे सामाजिक मुद्दे मौजूद हैं, और शिक्षा की अगर हम बात करें खासकर, तो इस रेस में भी हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि जो स्कूल्स हैं वो मॉडर्न हो चुके हैं, एडवांसमेंट से, लेकिन अभी भी एक ऐसा तकबा है, अभी भी सुदूर इलाकों में पहुंच बहुत कम है। क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो अभी भी इसके अडॉप्शन में आ रही है, और किस तरीके से इसको केटर किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि विगत 4-5 वर्षों की बात करें
तो विद्यालय और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। जैसे अगर शुरुआती दौर में आप देखें जब हमारा स्टेट अलग हुआ था, अगर जस्ट एक कंपेयर करें डेटाबेस को लेकर के, तो न सिर्फ विद्यालय की संख्या बढ़ी है, बल्कि मुझे लगता है कि जो एनरोलमेंट है, जो बच्चों की संख्या है, उसमें कम से कम तो मोर देन 3 टाइम्स उसमें वृद्धि हुई है। तो एक बड़ी संख्या में अब बच्चे विद्यालय आ रहे हैं और काफ़ी कम बच्चे हैं जो अभी या तो नेवर एनरोल्ड या जो बीच में किसी कारण से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, लेकिन बच्चे विद्यालय तक हमने पहुंच सुनिश्चित की है, विद्यालय तक आ रहे हैं। जो नवाचार को लेकर के या विद्यालय में जो भी बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए उसके लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उस क्रम में आप देखेंगे कि अगर आप देखें कि आज मोस्ट ऑफ दी स्कूल, शायद ही कोई एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ पे बेंच डेस्क ना हो, वो स्कूल इलेक्ट्रीफाइड ना हो, उस स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ ना हो या टॉयलेट्स यूरिनल्स वगैरह ना हो। तो बेसिक एम्यूनिटीज़ पे ध्यान दिया गया है। जो बच्चों के इंटाइटलमेंट है उसके टाइमली एक्सक्यूशन पे सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे टेक्स्ट बुक की हम बात करें, नोटबुक्स की बात करें, जो बच्चों के जो इंटाइटलमेंट हैं, 8वीं पास बच्चे को जो साइकिल देने की बात हो रही है, तो तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि एक बार बच्चा अगर किसी विद्यालय के से जुड़ता है तो एटलीस्ट वो जो 12th तक की जो पढ़ाई है वो करके निकले और एक प्रोडक्टिव सिटीजन के रूप में बाहर निकल करके खुद को और परिवार को और समाज को एक दिशा दे सके। तो ये तमाम तरह के प्रयास अभी हमारे चल रहे हैं। जो डिजिटल एडवांसमेंट की बात है उसमें डेफिनेटली हमारे राज्य में काफ़ी काम हुआ। मुझे ये कहने में और आप सभी को बताने में खुशी हो रही है कि हमारे जितने लगभग हमारे राज्य में 2706 स्कूल्स हैं जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो हमने जब कोविड के बाद में जब काम शुरू किया था तो हमारी पहली प्रायोरिटी थी, चूँकि यहाँ बड़ी उम्र के बच्चे हैं, क्लास 9 से 12 के बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे अभी आज के डेट में हमने हर एक विद्यालय में मिनिमम 10 नोड का तो ICT लैब दिया ही दिया है। कहीं पे 30 है, कहीं पे 20 है, कहीं पे 10 है। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस को हमने सेचुरेट किया है। बच्चों को जैसा अभी आप सभी बता रहे थे पैनलिस्ट कि हमने उसमें हमारे इनबिल्ट कंटेंट है जो टीचर उसको यूज करते हैं, इवन बच्चे अब उसको यूज कर रहे हैं। कई जगह मैंने देखा है कि अगर टीचर किसी कारण बस उस पर्टिकुलर कक्षा में नहीं है या छुट्टी में है तो बच्चे उसको ऑन करके बच्चे अपने कंटेंट में जा करके पूरे क्लासरूम उसको एंजॉय भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, वो नया सीख भी रहा है। तो ये कोशिश की गई है कि कैसे हम आगे बढ़ें। अभी हमारे राज्य सरकार की एक योजना इन प्रोसेस है। हम जल्द ही लगभग 1000 जो हमारे मिडिल स्कूल हैं, चूँकि हमने सेचुरेट कर लिया है अपने सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी को, तो नाउ वी आर मूविंग टू अपर प्राइमरी स्कूल्स। तो वहाँ भी 1000 स्कूल को हम जल्द ही कवर करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको ICT लैब्स और स्मार्ट क्लासेज की सुविधा मिलेगी। तो ये तमाम प्रयास हैं जहाँ हमारी कोशिश है कि हम जो सिस्टम का जो एक सिस्टेमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है हम उसमें बिल्कुल हैं। 80 स्कूल्स जो CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है उसको हम लोगों ने तैयार किया है, जो CBSE एफिलिएटेड अब संचालन शुरू हो गया है। 325 हमारे प्रखंड स्तरीय हैं, 331 हमारे राज्य में PM श्री विद्यालय के रूप में अभी संचालित हो रहे हैं। आने वाले 1 से 1.5 वर्षों में हमारे 4000 पंचायत स्तर पर एक आदर्श विद्यालय होंगे। कोशिश ये है कि धीरे धीरे एक फेज मैनर में होगा, चूँकि मैंने पहले भी कहा कि संख्या बहुत बड़ी है, 35,000 स्कूल्स हैं, 42 लाख प्लस हमारे बच्चे हैं, लेकिन ग्रेजुअली हमारी कोशिश है, हमारे सरकार की ये बिल्कुल सोच है कि हम एडुकेशन को प्रायोरिटी में लेकर के हम उसको धीरे धीरे एक फेज मैनर में आगे ले जाएंगे और जितनी मूलभूत जो आवश्यकता है विद्यालय की उसको पूर्ण करेंगे। ये जैसे अभी आप अभिनव जी बता रहे थे PM श्री स्कूल के बारे में या फिर CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हो गया, हमारे देश में, मैं सिर्फ राज्य की ही बात नहीं करूँगी, गवर्नमेंट स्कूल की एक इमेज बनी हुई है थोड़ी सी, है ना। हम इसको लेके चलते हैं कि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स भी हैं अगर फाइनेंशियली वेल टू डू हैं तो उनका प्रेफरेंस हमेशा रहता है कि प्राइवेट स्कूल्स में भेजें, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है, बच्चों को फैसिलिटी ज़्यादा मिलेंगी। अभी के टाइम पे जैसा हम बात ही कर रहे हैं नवाचार की, तो एक्सेस जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा बेटर होंगी।
लेकिन ये भी देखा गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स भी अब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं उन्हें उसी लेवल की एजुकेशन मिल रही है। तो यहाँ पे ये जो स्कूल्स की बात हो रही है, मैं जानना चाहूँगी कि पीएम श्री स्कूल हो गया या फिर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, इनका क्या रोल रहा है इस परसेप्शन को भी चेंज करने में, और कितना आगे ये निकल पाए अगर हम इनको प्राइवेट स्कूल से भी कंपेयर करें तो? नहीं, डेफिनेटली ये आपने बहुत ही अच्छा कहा। अभी हाल ही के में रांची दूरदर्शन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था CMSOE बरियातू गर्ल्स का। उस स्कूल में 29 बच्चे जो रांची के बड़े ब्रांड प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे, वहाँ वो बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और ये जो अगर आप नोमेनक्लेचर आप देख रहे हो कि हमने कुछ CMSOE बनाया या कुछ हम ब्लॉक लेवल लीडर स्कूल पे जा रहे हैं, ये कोशिश ये है कि जो एक परसेप्शन है लोगों का कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बेकार है या वहाँ पे अपने बच्चे को भेजना मतलब उसके भविष्य के साथ खेलना है, उस पूरे परसेप्शन को ब्रेक करने के लिए ये हमारी कोशिश है और हम इसमें सफल भी हुए हैं। आने वाले दिनों में मैं निश्चित तौर पे ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारा लगभग 5000 स्कूल का जो एक रोड मैप है वो अगले 1 से 1.5 वर्षों में आपको नज़र आएगा। इस राज्य का 5000 स्कूल जिसमें लगभग 33% जो बच्चे जो उस एज ग्रुप के होते हैं वो जब उसके अंदर आएंगे तो यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल परिवर्तन आपको नज़र आएगा। और ये जो लीडर स्कूल या CMSOE जो एक निश्चित संख्या में हमने तैयार किया है, एक्चुअली ये एक लाइट हाउस मोड में तैयार किया है। कोशिश ये है कि जब यहाँ के टीचर, यहाँ का स्कूल बेहतर परफॉर्म करेगा, इसके इम्पैक्ट हमारे अन्य विद्यालयों पे पड़ेगा। वहाँ के शिक्षक इन चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, उनको एक डायरेक्शन मिलेगा, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि जब हमारे ही ग्रुप का एक शिक्षक अगर उस विद्यालय में बेहतर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो कोशिश ये भी है कि ये एक डिमोन्स्ट्रेशन स्कूल है। हम तो 35,000 स्कूल को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये डिमोन्स्ट्रेशन स्कूल है जो एक लाइट हाउस के रूप में काम करके हमारे बाकी विद्यालय के टीचर को, बाकी विद्यालयों को, वहाँ के अभिभावकों को, SMC को एक नया डायरेक्शन प्रदान करेगा। बिल्कुल, डायरेक्शन भी देगा और कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा। आपने सही कहा कि जब आप देखते हैं और आपको लगता है कि सरकारी स्कूल, अगर ये स्कूल इतना आगे जा सकता है तो हम भी उस तरीके से रिफॉर्म हो सकते हैं। सुमिता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। यहाँ पे टीचर्स की भूमिका की बात हो रही है, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है, आपने किस तरीके से इस पूरे एजुकेशनल डायनामिक को चेंज होते हुए देखा है, अगर आप अपनी बिगनिंग की जर्नी से इसको अभी के टाइम पे कंपेयर करेंगी तो? जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, 2010 की ज्वाइनिंग है मेरी, उस वक्त इस पूरे सिस्टम को समझने में बहुत समय लगा। मेरी खुद पढ़ाई CBSE इंग्लिश मीडियम से हुई है, तो जो मैंने अपने स्कूल में देखा, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है CBSE में पढ़ाने का, तो वहाँ पे जो चीज़ें मैं देखती थी, और मैं एक इंग्लिश की शिक्षिका हूँ, तो मुझे बहुत अटपटा सा लगता था। आपको हिंदी को भी इंग्लिश में इंग्लिश को भी आपको हिंदी में पढ़ाना होता है, क्योंकि वो उतना वो समझ नहीं पा रहे बच्चे। वहाँ से लेकर CMSOE की जो जर्नी रही है वो मेरी बहुत अच्छी रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें सीखा है, बहुत सारे चेंजेस देखा है। उस वक्त जहाँ पे स्कूल्स में, जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों का रुझान नहीं होता है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, लेकिन अब एडमिशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बच्चों में कंपटीशन है कि मुझे जाना। मेरे ही स्कूल में बहुत सारे अगल बगल के प्राइवेट स्कूल्स हैं ऐसे, जो इसको छोड़कर पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे यहाँ एडमिशन करा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब ऐसी अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, अब बदलाव हो रहा है और निश्चित तौर पे ये बहुत आगे जाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। फयाज जी, जैसा अभी बात हो ही रहा है कि क्या कुछ सफ़र में बदलाव आया है, और आप SOE में रामगढ़ के जो SOE है वहाँ पढ़ा रहे हैं, छोटा सा जिला है, और वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस तरीके से जब आप वहाँ पे नियुक्त हुए पहली बार, तो आपने एजुकेशन में वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से देखा, और क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ नूक एंड कॉर्नर्स हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है? मैम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना स्टार्ट हुआ जिस स्कूल में मैं हूँ, SOE स्कूल है, वो 2022 से स्टार्ट हुआ, और अभी जो है इक्विपमेंट, चाहे फिजिक्स लैब में आप देखें, बायोलॉजी
लैब में लैंग्वेज लैब हो गए हैं, उस लैब में 30 कंप्यूटर्स हैं, सोशल साइंस लैब है, म्यूजिक लैब है, SUPW रूम है, संपूर्णा के एक अलग रूम बनाया गया है। और उस संपूर्णा के रूम में भी बहुत सारे मतलब टीचिंग लर्निंग एड्स जो होते हैं, चित्रकारी है, वॉल पेंटिंग्स है, वॉल डेकोरेशन है, ड्रीम विंग्स बनाए गए हैं। तो एक बार की बात बता रहा हूँ, DDC जो हमारे ज़िला के थे वो विज़िट के लिए आए थे और उनसे हमने पुरस्कार को वितरित कराया था। तो वो बार बार DO मैम से पूछ रही हैं कि क्या ये सरकारी स्कूल है कांट में। तो ये हमारी प्रिंसिपल पूनम मैम बोली कि अरे ऐसी बात हो रही थी। तो हम लोग को काफ़ी खुशी हुई सर कि अच्छा मतलब अब ये लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं हम पब्लिक स्कूल से कंपेयर कर रहे हैं। और तो ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। काफ़ी 2 ICT लैब्स हैं, सारे क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स के मटेरियल आए हुए हैं, फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हमारे पास काफ़ी हैं, प्लेग्राउंड में वॉलीबॉल ग्राउंड है, उसके अलावा बच्चों को खेलने के लिए झूला वगैरह। जैसे हम लोग पहले इंटर करते थे पब्लिक स्कूल में तो कैसा दिखता था, पार्क की तरह दिखता था, सेम अब ऐसा हमारा स्कूल दिख रहा है। गार्डनिंग बहुत अच्छे से की गई है, किचन गार्डनिंग की जा रही है उसमें। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो ये सारे बदलाव हम भी देख रहे हैं और वो बच्चे भी देख रहे हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं तो वो जो देखे हैं तो लर्निंग का प्रोसेस होता है। जो बच्चा ऑब्जर्व करता है वो अपने कहीं ना कहीं मेंटल फ्रेमवर्क बनाता है और सीखता है कि अच्छा क्या क्या चीज़ है। अब स्मार्ट बोर्ड में हम लोग नहीं पढ़े थे लेकिन वो बच्चे पढ़ रहे हैं, ICT लैब में हम लोग नहीं पढ़े थे वो लोग पढ़ रहे हैं, प्लेग्राउंड के लिए सफिशिएंट स्पोर्ट्स मटेरियल है उनके पास। तो बच्चों में एक रुझान और उत्सुकता, एंथुसिज्म काफ़ी आ रही है और ये बदलाव देख के हम सभी शिक्षक बहुत खुश हो रहे हैं। ज़रूर, वाकई। शिप्रा जी, अभी आप साइंस की टीचर हैं और साइंस के बारे में बताया ही जाता है कि अगर प्रैक्टिकल मेथड्स को यूज़ करके आपने एजुकेशन इम्पार्ट नहीं किया तो बच्चों को जिस तरीके से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। मेरी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल की रही है पर मैं आज भी कहती हूँ कि मुझे बहुत कम प्रैक्टिकल काम करवाया गया, इसलिए मुझे साइंस में कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं। लेकिन मैं आपकी जर्नी को जानना चाहूँगी कि किस तरीके से आप इंश्योर करते हैं। और ये जो हम जैसे नवाचार की बात भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसकी एक बहुत बड़ी मेजर भूमिका रही है ये मेक श्योर करने में कि जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं या फिर हम जो टीचिंग के मेथड्स हैं, जो टूल्स हैं, खासकर साइंस अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो उसे बेहतर तरीके से इम्पार्ट करने में मदद मिल रही है। बिल्कुल निधि जी, मैं बताना चाहूँगी कि एक विज्ञान शिक्षिका होने के नाते सबसे पहले तो ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट को समझाना बच्चों को। और अगर हम NCERT बुक की बात करते हैं, हमारे झारखंड सरकार के द्वारा भी NCERT की किताबें चलाई जाती है। मैं यह कोशिश करती हूँ कि NCERT बुक्स में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ मैं बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कि आप सेलेक्ट कर लो कि ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं वो किसको कौन सा करना है। एंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ क्लास 9th और 10th और एनी क्लास, वो सारे बच्चे एक्टिविटी खुद से करते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि हम किसी बच्चे को एसिड बेस के बारे में रटवा रहे हैं और उसके बदले वो बच्चा उस एक्टिविटी को कर रहा है कि एसिड डालने से क्या चेंजेस आ रहे हैं एंड बेस डालने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं रिटेन करेगा। हाँ, इस तरह की सारी चीज़ें जो है, जैसे मैं बात करूं कि प्लांट के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मेरे स्कूल में मैंने कोशिश की है कि वो सारे प्लांट्स, चाहे वो बेसिक ब्रायोफाइटा से लेके और एंजियोस्पर्म तक, डाइकॉट, मोनोकॉट, सारे तरह के पौधे मेरे स्कूल के कैंपस के अंदर हो। बच्चे अगर किताबों में सिर्फ ये पढ़े कि एक पत्ता से नया पेड़ निकलता है, वो सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि मेरे स्कूल में बायोफिल्म के पत्ते हैं, बच्चे जाकर देखते हैं कि वो बच्चे पत्ता से कैसे एक पौधा निकल रहा है। तो अगर इस तरह से विज्ञान को पढ़ाया जाए तो बच्चों में कहीं ना कहीं विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा और विज्ञान इंटरेस्टिंग होगा। समस्याएं आती है, जैसे मैं अगर कहूँ कि एक साइंस एग्जीबिशन में बच्चों को पार्टिसिपेट अगर कराना होता है तो उनसे एक्स्ट्रा टाइम स्कूल के बाद भी बच्चे स्कूल में रुकते हैं। एक पेरेंट्स ऐसे थे कि जो बोलते थे कि मेरा बच्चा तो स्कूल से, चूँकि 10th-12th के बच्चे हैं, तो मेरा बच्चा जो है वो स्कूल टाइम के बाद भी स्कूल में रुक रहा है, अब वो घर आता तो कहीं ना कहीं काम करता, आर्थिक यहाँ पे मदद करता।
मैं बताऊं कि वो उस बच्चे ने प्रोजेक्ट बनाया विज्ञान का, और जब कोविड का टाइम आया तो उस समय उसने पीवीसी पाइप से एक सैनिटाइजर स्टैंड बनाया था। उनके गार्जियन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि आखिर ये बच्चा स्कूल में क्यों टाइम पास कर रहा है, साइंस मॉडल बनाने से क्या होगा। लेकिन कोविड के टाइम में वही स्टैंड, सैनिटाइजर स्टैंड से उस बच्चे ने अपनी आर्थिक मदद भी परिवार की। बहुत सारे सैनिटाइजर स्टैंड उन्होंने, उस बच्चे ने स्कूल में बनाया और उसको सेल किया। बेसिक स्टार्टिंग हम लोगों ने करवाया, बट बाद में उस बच्चे ने उसे बेचकर लागत 600 की और कमाता था 1200। तो अब परिवार को भी समझ में आने लगा है कि सिर्फ ये जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करवाई जा रही है वो बेकार नहीं है, बल्कि बच्चे अगर यहाँ इस तरह से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें आर्थिक लाभ भी पहुँच रहा है उससे। और इस तरह पेरेंट्स भी समझने लगे हैं कि शायद इस तरह की चीज़ें बेकार नहीं है, और पढ़ाई को इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाकर बच्चों के बीच हम ले जा रहे हैं। आप जैसे टीचर्स ही हैं जो टीचिंग में एक बेंचमार्क सेट करते हैं, और मुझे खुद इतनी खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर ऐसे शिक्षक हैं, बच्चों को इस तरीके की शिक्षा मिल रही है। अंत में मैं अभिनव जी आपसे एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूँगी, क्योंकि नवाचार जैसे इनोवेशन है, डायनामिक है, आज कुछ नया चल रहा है, 2 दिन बाद कुछ और आ जाएगा, लेकिन उससे कीप अप हम करते रहें और हम कहीं पीछे ना छूट जाएं, इसके लिए किस तरीके से आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो हम फ्यूचर के लिए रेडी रहें? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी शिक्षकों से अपील करूंगा, क्योंकि ये जो इनोवेशन है ये हम जिस तरह के सिस्टम से चल के अब हम अपनी जर्नी शुरू किए हैं या जैसे भी हम आए हैं, हमें हर दिन अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो इनोवेशन से या अपग्रेडेशन से बिल्कुल घबराएं नहीं। जिस तरह के टेक्नोलॉजी के जो एडवांसमेंट हैं उसको स्वयं में पहले सीखने का प्रयत्न करें, बच्चों के बीच में जाएं, और दोनों शिक्षक और बच्चे जब मिल करके वहाँ प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली एक अलग रूप उस विद्यालय का मिलेगा और विद्यालय बेहतर संचालित होगा। बिल्कुल, शिक्षकों की भी अहम भूमिका है, बच्चों की भी भूमिका है, और सरकार तो खैर जुड़े रहे तो वाकई शिक्षा का जो भविष्य है वो बहुत बेहतर होगा, नवाचार की दिशा में और ज़्यादा काम हो पाएगा। आप सब आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शिक्षा में नवाचार पर इतने अच्छे पॉइंट्स रखे, इतनी अच्छी चर्चा रही, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।